लोग का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग आमवत पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग को आमवत के संदर्भ में कुछ और भी संदर्भ मिले हैं कि हम लोग को वात व्याधि को कैसे समझना चाहिए, कि वात व्याधि किस तरह का होता है। तो इसी क्रम में और अभ्यास किया तो ऐसा पता चला कि कोई भी आम बात होता है तो वह हो सकता है कि शुद्ध आमवत व्याधि हो और या फिर संधिवात हो। तो हमें थोड़ा बात के प्रकोपक कारकों के बारे में भी सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और फिर जब हम चिकित्सा करते हैं तो हमें अंशांश कल्पना से ये समझ आता है कि हमें किस तरह का चिकित्सा करना है। तो मैं थोड़ा ना कुछ संस्कृत में आप लोगों को चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का कुछ संदर्भ बताऊंगा और माधव निदान का मैं कुछ बताऊंगा संदर्भ, और उसके बाद में हम लोग आमवाद पे जाएंगे। जो भी मैं बता रहा हूँ यह आम बात में ही संप्राप्ति होती ही है। इसको समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो जब चरक चिकित्सा स्थान 28 चैप्टर है, उसमें 13 से 15 नंबर का जो श्लोक है उसमें क्या बताया है कि रुक्ष शीताल्प लघ्वन्न व्यवयति प्रजागरैहि विषमादुपचारश्च दोषाश्रवणादपि लंघन प्लवनाद्यध्व वयमाति विचेष्टितैः धातूनां संशयात् धातूनां संशयाश्चिंता रोग रोग शोक रोगाति कर्षणात् दुःख शय्यासना क्रोधात् दिवा स्वप्नात् भयादपि वेग संधारणात् आमात् अभिघातात् अभोजनात् मर्माघातात् गजोष्ट्र शीघ्रयानात् वंसनात्। इतना बढ़िया बता रहे हैं, इतना बढ़िया बता रहे हैं। यह बता रहे हैं कि जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा रुक्ष पदार्थ का सेवन करता है, मतलब बहुत ज्यादा ड्राई चीजें खा रहा है, खाने में घी का सेवन कम कर रहा है, स्नेह नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से वायु का प्रकोप हो जाता है। उसी तरह से शीत पदार्थ का बहुत ज्यादा सेवन करता है, जैसे फ्रिज के पदार्थों का सेवन बहुत ज्यादा कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा खा रहा है पी रहा है, और उसी तरह से आइसक्रीम बहुत ज्यादा खा रहा है, या फिर बासी खाना जो फ्रिज में रखे हुए पदार्थ है उसका सेवन बहुत ज्यादा कर रहा है, तो ये वायु का भी प्रकोप करता है और अग्नि मान्यता करके आम उत्पन्न करता है। मेरे पास एक रशिया के पेशेंट आते हैं, अग्रवाल जी। वह वहां पर बिजनेस करने जाते हैं, तो वो ये बता रहे थे कि डॉक्टर साहब पुणे में मतलब महाराष्ट्र में रहते हैं वो, तो वो बता रहे थे कि इंडियन खाना जो है यहाँ इतना अच्छा है कि यहाँ के भारतीय संस्कार में ऐसा है कि सुबह भी नाश्ता पकता है, फिर लंच भी पकता है और डिनर भी हम लोग फ्रेश खाना खाते हैं। लेकिन बाहर की कंट्री में, यूरोपियन कंट्री हो गया या बाहर की कंट्री में फ्रेश खाना नहीं बनता है। वो लोग हफ्ते में एक बार खाना बना देते हैं और डीप फ्रीजर में नॉनवेज वगैरह बना के रख देते हैं, और फिर वो ब्रेड वगैरह के साथ वो निकाल के ओवन में गर्म करके, माइक्रोवेव में गर्म करके फिर वो खाया जाता है। तो फ्रेश खाना नहीं रहता। और जब हम उसी चीज को कोई भी खाने को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो उसका विपाक बदल जाता है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है रसवीर विपाक वो पूरी तरह से बदल जाता है और वो शरीर को नुकसान देता है। यही चरकाचार्य जी को मालूम था, इन्होंने यही चीज लिखा है कि शीत पदार्थ का सेवन ज्यादा करना। जो भी ठंडी चीजें रहती है ना वह वायु का प्रकोप करती है, क्योंकि वायु का गुण क्या है, तत्रुक्ष लघु शीता खर सूक्ष्म शलो नीला। तो शीत चीज खाएंगे तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि होगी, तो इसीलिए वायु का प्रकोप हो जाता है। उसी तरह से अल्प भोजन करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा आदत रहता है कि हमें कम ही खाना है। मेरे पास कुछ एयर होस्टेसेस आती थी जो किंग फिशर, पहले विजय मल्ल्या का किंग फिशर रहता था, या फिर एयर इंडिया, या फिर बहुत सारे ऐसे गो एयर या स्पाइस जेट, ऐसे मेरे पास ट्रीटमेंट लेने आते थे मुंबई से लोग। मुंबई की बहुत सारे आते थे और पूना की भी आती थी। तो वो क्या बोलती थी कि हमें ना सर हमें वेट कम करना पड़ता है, नहीं तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है, और पेमेंट कितना, तो 2 लाख 3 लाख ऐसे पेमेंट रहते हैं उन लोगों का। तो वो ये बता रही थी कि हमें ना अपना जीरो फिगर मेंटेन रखने के लिए आधी चपाती हमको खाना पड़ता है। पूरा दिन दिन भर हमें भूख लगी रहती है, लेकिन हमें फिगर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और कॉस्मेटिक्स जो रहता है बहुत सारा लगाना पड़ता है अपना चेहरे को अच्छा दिखाने के लिए। जितना हम लोग अच्छा दिखेंगे, जीरो फिगर रहेगा, उतना हमें अच्छा पेमेंट मिलता है, अच्छा सैलरी मिलता है, अच्छा प्रमोशन होता है, अच्छा मतलब हर चीज में हमें ये मिलता है। क्योंकि हम पे इतना सारा लोन है तो हमें फिगर मेंटेन करना पड़ता है। अगर 1 किलो भी वेट बढ़ गया है, 2 किलो भी बढ़ गया तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो मेरे पास असली में वजन कम करने के लिए ही आई थी। एक तो एयर होस्टेस आई थी, वो उसका वो कुछ 18 साल की थी और उसका 7 किलो वजन बढ़ गया था। तो उसका 7 किलो के लिए उसको वार्न किया गया था कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। स्पाइस जेट जो एयरलाइन है उसकी वो आई थी। तो ये 2008 की बात है। तो वो मेरे पास आई तो मैंने कुछ ट्रीटमेंट दिया। वो क्या ट्रीटमेंट दिया वो मैं बाद में बताऊंगा। तो उसका मैंने 7 दिन में 7 किलो वजन कम कर दिया। फिर उसको फिर से वो एयरलाइंस ने उसको प्रमोशन दे दिया, और फिर वो जो फॉरेन का दुबई का जो है एयर जो जाता है उसमें उसको मिल गया, और उसको फिर पेमेंट भी अच्छा मिलने लगा।
तो ये जो रहता है ना कि अल्प भोजन करना वायु का प्रकोप का कारण होता है। मैंने उनको कुछ डाइट चार्ट दिया कि आप कम ही खाइए लेकिन न्यूट्रिशियस खाइए, और आयुर्वेद के हिसाब से च्यवनप्राश खाइए, ब्रह्म रसायन खाइए, ये सब मैंने उनको सिखा दिया है कि अभी वो खाते रहते हैं। तो उनका मैसेज कभी कभी आता है। तो ये जो है ना आयुर्वेद जो बोलता है कि अल्प भोजन करना। कुछ मेरे पास टीवी सीरियल वाले भी पेशेंट आती थी जो टीवी सीरियल में काम करती थी, एकता कपूर के। तो वो लोग क्या बोलते थे कि सर हमें अपना फिगर मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम खा पी लेते हैं सब कुछ, और उसके बाद में उंगली करके उंगली से हम उल्टी कर देते हैं। तो ये भी जो है ना ये वेगान धारित ना उदीरियत, जबरदस्ती उल्टी से सारे द्रव पदार्थ खाए पिए निकालना, ये हृदय में कार्डियोमेगेली कर देता है। मैंने उनको समझाया, और आप मैंने उनको फिर डाइट चार्ट बता के दिया आयुर्वेद के हिसाब से कि आपको क्या खाना है कि आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा, अग्नि भी अच्छा रहेगा, धात्वग्नि भी अच्छा रहेगा, पूरा अच्छे से मैंने उनको बता दिया। तो अभी भी उनका ठीक है। तो ऐसे जो रहते हैं ना अल्प भोजन करना, कि हमें वजन नहीं बढ़ना है तो कम खाना खाओ, अल्प भोजन करना भी वायु का प्रकोप का कारण होता है। इसी तरह से लघु पदार्थ का बहुत जैसे चुरमुरे वगैरह खा लिए, बहुत हल्का खाना खाया, ज्यादा हैवी नहीं खा रहे हो, यह भी नुकसानदायक होता है। आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि कालाट कर्मणा योगो हीन मित्रादि मात्र का, मतलब हीन योग नहीं होना चाहिए, अति योग नहीं होना चाहिए, मिथ्या योग नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। हीन योग भी अगर हुआ तो वो नुकसान देता है। यहाँ पर हीन योग है कि अल्प भोजन करना, फिर हल्के पदार्थ लघु पदार्थ खाना, ये हीन योग हो रहा है। शरीर को जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो चाहिए, हमारे ऑर्गन्स को चाहिए, जैसे कि किडनी को जितना हमें कैलोरीज चाहिए, हार्ट को चाहिए, लीवर को चाहिए, ब्रेन को चाहिए, पूरे ऑर्गन्स को चाहिए, एंडोक्राइन सिस्टम को चाहिए। तो सभी चीज के लिए कुछ ना कुछ कैलोरीज तो चाहिए ही। अगर वो अल्प भोजन करेगा तो माल नरिश हो जाएगा। और आयुर्वेद प्रकोपक कारण लगते हैं कि आप अति लंघन कर रहे हैं, या अनशन कर रहे हैं, अल्पाशन कर रहे हैं, या फिर शीत पदार्थ कर रहे हैं, या रुक्ष पदार्थ कर रहे हैं, ये सब वायु के प्रकोपक कारण होते हैं। इसी तरह से तिक्त कटु कषाय रसात्मक द्रव्यों का सेवन ज्यादा करना, जैसे बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा हर चीज में स्पाइसी। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो बोली कि हम लोग ना महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले हैं। तो जलगांव में क्या है कि बहुत ज्यादा मिर्ची खाते हैं, कोल्हापुर की मिर्ची रहती है, और हर खाने में बहुत ज्यादा तीखा रहता है। तो उसकी वजह से पित्त का भी प्रकोप होता है, और बहुत ज्यादा वायु की बीमारियां हो जाती है। और उनको क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे पास है कि रक्त प्रदर है, मतलब एंडोमेट्रियोसिस का कंडीशन पूरा है। उनको मेंसेस आते हैं तो 10-10 दिन तक कंटिन्यू आते रहते हैं। और उनकी जो शादी भी हुई, तो वो शादी भी हुई तो वहां पर भी बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला खाते थे। तो ये जो बताया ना कि तिक्त कटु कषाय, तिक्त रसात्मक द्रव्य भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नीम हमेशा खाना चाहिए, फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा कड़वी चीजें बहुत ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन ये आयुर्वेद मना करता है कि बहुत कड़वा चीजें नहीं खाना है, यह शरीर को नुकसान करता है। इसीलिए हम लोग नीम का भी सेवन कराते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि 3 महीना करिए उसका सेवन, फिर उसके बाद ब्रेक करिए। फिर धातु पाचक जब भी देता हूँ, या फिर फल त्रिकादिक देता हूँ, या कोई भी ऐसे चीजें देता हूँ जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है, तो उन सब के साथ, या कुटकी का सेवन, या वासा का सेवन, तो उसमें घृत का सेवन जरूर कराता हूँ, जिससे वायु का प्रकोप ना हो पाए। क्योंकि घृत होता है वो स्निग्ध होता है, और वायु को वो शमित करता है, पित्त को शमित करता है, कफ को शमित करता है। और घी जो है वो संस्कारानुवर्तनात्, मतलब वो संस्कार होने की वजह से तीनों दोषों का शमन करता है। इसी तरह से कषाय चीज का बहुत ज्यादा सेवन करना। पहले के जमाने में जो आदिवासी वगैरह होते थे ना, वो कसेले चीजें बहुत ज्यादा खाते थे, ऐसे ऐसे कच्चे कच्चे फ्रूट्स खाते थे, मतलब जो पके हुए नहीं है, और शुक्र निकालते रहना, शुक्र निकालते रहना। ये स्त्रियों का भी है प्रॉब्लम, और पुरुषों का भी प्रॉब्लम है। या फिर पहले के जमाने में तो क्या होता था, अभी तो एक ही विवाह का हिंदू मैरिज एक्ट में एक ही विवाह का नियम है। लेकिन इसके अपोजिट क्या हो रहा है कि लोग ना लिव इन रिलेशनशिप में और मल्टीपल रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं, हाई सोसाइटी जो है या मेट्रोपॉलिटन में, आजकल ऐसा कॉमन चीज हो रहा है। हमारे पास तो पेशेंट हमेशा आते हैं कि नवरात्रि के बाद बहुत सारी लड़कियां ऐसे आती है, मतलब मेरे पास नहीं आती है, मेरे पास ऐसा अलाउड नहीं है कि हमें ना कोई ऐसे दवाई दीजिए कि हमें अबॉर्शन हो जाए। तो ये जो होता है ना मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सब कुछ करना, अति मैथुन करना, और फिर वो अबॉर्शन करना, डीएनसी करना, फिर ये सब जो चल रहा है सब गलत संस्कार के वजह से हो रहा है। या फिर अभी जैसे पुणे जैसे सिटी है, यहाँ पर सभी लोग पढ़ने के लिए आते हैं क्योंकि एजुकेशन
हब है, सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस है यहाँ पर, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हर चीज का यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो माता पिता भेजते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है। आप लोग यहाँ सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट है ना, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब वायु का प्रकोपक कारण होता है। आप लोग सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट है हमारे घर के 3 किलोमीटर दूर पर, तो वहां आप देखेंगे ना, रात को 11 से 3 बजे तक देखिए, रात को 11 से 3 बजे सुबह लड़के लड़कियां ना सिगरेट पी रहे हैं। लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही चेन स्मोकर की तरह सिगरेट पी रही है। तो ये जो विकृति आ गए समाज में, यह सब वायु का प्रकोप। एक तो रात्रि जागरण कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बहुत सारे जो सिगरेट पीते हैं उससे क्या होता है, मेटास्टेसिस होता है, पूरा शरीर में दूषित दुष्टि होती है, सारा रक्त दुष्टि होती है, फिर ग्रहणी दुष्टि होती है, सब ये सब, और फिर बाद में इनफर्टिलिटी हो जाता है। तो बच्चियों को ये मालूम नहीं होता, और वो क्या सोचते हैं कि आईवीएफ से करा लेंगे, एग को फ्रीज कर लेंगे, क्योंकि पैसा इतना आ रहा है। पैसा, पहले के जमाने में पैसा का बहुत ज्यादा वैल्यू था, अभी पैसे का वैल्यू नहीं है। पैसा जिसके पास, मतलब पैसा इतना ज्यादा अंधाधुन आ रहा है, जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, पैसा बहुत लोगों के पास आ रहा है, तो सारा सेंडेटरी लाइफ से, और कुछ विकृत विकृत स्वरूप का जो है। अब मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको ना एड्स है। तो वो क्या बोले कि डॉक्टर साहब मुझे ना इतना ज़्यादा इच्छा होती है, इतना ज़्यादा ओवर इच्छा होती है, तो मैं रेड लाइट एरिया जो है यहाँ का बुधवार पेट, वहाँ पे मैं गणपति देखने के बहाने आता था, अपनी वाइफ को बोलता था, मैं गांव में रहता था, तो मैं अपनी वाइफ को बोलता था कि मैं गणेश जी देखने जा रहा हूँ फेस्टिवल, और मैं यहाँ पर रेड लाइट एरिया में जाता था, और इतना मैं करता था, इतना करता था। तो फिर उसकी वजह से मुझे ये एड्स हो गया, एचआईवी पॉजिटिव हो गया। और उसके बाद में उसने अपनी वाइफ को भी करा दिया, और उसके बाद में वाइफ की फ्रेंड्स को भी लेके गया और उनको भी करा दिया सबको। तो मतलब मुझे वो उसने ये बात बताया, अपना सीक्रेट बताया। तो ये अति मैथुन है ना, ये चरकाचार्य जी ने बोला है, अति मैथुन करना ये वायु का प्रकोप करता है। क्यों? क्योंकि प्रतिलोम क्षय से शुक्र का क्षय हो रहा है, मज्जा का क्षय हो रहा है, अस्थि का क्षय हो रहा है, मांस का क्षय हो रहा है, सभी धातुओं का जब क्षय हो रहा है तो वायु का प्रकोप होता है। जहां पर भी एक चीज को निकाल दिया तो वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं। जैसे कि बॉटल भरा हुआ है, बॉटल भरा हुआ है तो आपने पानी उल्टा करके निकाल दिया बॉटल से, तो वहां क्या हो जाता है, वैक्यूम में हवा जमा हो जाता है। इसी तरह से शरीर में भी जब धातुओं का क्षय होता है, और वो खासकर शुक्र धातु का क्षय होता है, तो सभी धातुओं का प्रतिलोम क्षय होने लगता है, और जहां जहां धातुओं का क्षय होगा वहां वहां पर एयर मॉलिक्यूल चले जाएंगे, और यही वात प्रकोपक का हेतु रहता है। इसी तरह से अति जागरण करना, कुछ लोगों को आदत रहती है कि सुबह 5 बजे तक रात भर काम करना है, और दिन भर सोना है, फिर रात भर काम करना है। और ये कॉल सेंटर में जो लोग रहते हैं, आप लोगों को मालूम नहीं है, बीपीओ के जो पेशेंट आते हैं, जो आउटसोर्सिंग बीपीओ के जो बच्चे आते हैं, या फिर जो नाइट शिफ्ट करते हैं, वो लोगों को बीपी का प्रॉब्लम रहता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि रात्रि जागरण ज्यादा होता है, वायु का प्रकोप होता है। और दिन भर तो उनका टाइमिंग एकदम जो रहता है बायोलॉजिकल क्लॉक वो बिगड़ा हुआ रहता है। रात्रि में अपान वायु को भी रोकना है, मल मूत्र को भी रोकना है, कॉल सब अटेंड करना है, क्योंकि फॉरेन के सारे रहते हैं क्लाइंट्स उनके, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, इन्फोसिस, विप्रो, मैं किसी कंपनी को बर्बाद नहीं कर बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, या मतलब बड़े बड़े जो आईटी सेक्टर में लोग काम करते हैं, और जो नाइट शिफ्ट करते हैं, उन सबको बीपी का प्रॉब्लम रहता है, मज्जाशय का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि मज्जा जो रहता है वो अपना मस्तिष्क में स्नेहांश उनको चाहिए, अगर घृतपन नहीं कर रहे तो मस्तिष्क सूख जाता है। फिर सेरेब्रल एट्रोफी होता है, फिर डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इंटर जो रिलेशनशिप रहता है पति पत्नी का, मैरिटल रिलेशनशिप, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि स्नेहांश की कमी हो रही है। जितना रुक्ष गुण बढ़ेगा, अति जागरण से पित्त का प्रकोप होगा, वायु का प्रकोप होगा, उतना ना स्नेहांश की कमी होगी, और फिर प्यार मोहब्बत भी कम होने लगता है, क्योंकि केवल पैसा कमाना ही उद्देश्य रहता है कि हमें वैसा लेविश लाइफस्टाइल में रहना है। तो ये अति जागरण जो है यह वायु का प्रकोपक रहता है। उसी तरह से विविध उपचारों का मिथ्या योग, जैसे वमन भी करा रहे हैं, उसका मिथ्या योग हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में दे दिया हो, वमन करा रहे हैं और लूज मोशन होने लगा, या विरेचन करा रहे हैं और वमन होने लगा, ऐसे बहुत सारे मिथ्या योग। या फिर रक्त मोक्षण बहुत ज्यादा कराना। एक बार क्या हुआ कि मैं एमडी कर रहा था, तो एक स्टूडेंट थी कि वो मुझे बोलती थी आप मेरे भैया हो, आप मेरे भैया हो, और वो मॉडलिंग कर रही थी, और उसको मिस वर्ल्ड बनना था। तो उसका ये था, तो उसी टाइम मेरा एग्जाम था, तो वो मुझे क्या बोली, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि हमें डॉक्टर को जब बोला जाता है ना कि दक्ष तीर्थ शास्त्रार्थ दृष्ट कर्मा शुचिर विषक, मन से किसी से अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए कि कोई हमें फोर्स करे कि आप मेरे भाई हो, आप हमें रक्त मोक्षण करो। उसने क्या किया कि मैंने बार बार बोला था कि आप उसको क्या होता था, पिंपल्स आ रहे थे, और उसका कोई तो शो था,
वो लड़की का कोई स्टूडेंट थी, बीएमएस की स्टूडेंट थी, उसका ना कोई शो था, तो उसको ना पिंपल्स आ रहे थे क्योंकि खाना पीना का कुछ गड़बड़ हो रहा था। तो वो मुझे बोली कि, और मेरा एमडी का एग्जाम था, तो उसी पीरियड में 1-2 महीने का जो टाइम रहता है, वो बोली कि मुझे ना प्लीज जलौका लगा दीजिए। तो मैंने उसको कहा कि देखिए नियम क्या है कि घी पी के, कम से कम 100 ml घी पी के ही रक्त मोक्षण करना है। तो बोली कि हाँ मैं पी के आई हूँ। उसने पिया नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। अब पेशेंट अगर कुछ बताएगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आता था तो उसने जलौका लगाए, पहले 2 जलौका लगाए, और क्योंकि पैसा तो लगना नहीं है, क्योंकि भैया हैं, डॉक्टर अरविंद पाठक भैया हैं। उसने एक बार लगाया, फिर 2 दिन के बाद फिर बोली कि मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ, पिंपल्स कम हो गए, फिर से लगा दीजिए। अब मेरे क्लिनिक में आ गई, तो मैं अभी उसको बोला कि आप घृत पे क्या है, और ये तो अति हो जाएगा रक्त मोक्षण का। तभी नहीं 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 रोने लगी कि मेरा ये है वो है। उसने खुद ही ऐसे फोर्स करके और फिर लगवा लिया। फिर उसके बाद में फिर से 2 दिन के बाद लगवा लिया। फिर ऐसे करते हुए 4-5 बार उसने, जब बड़े बड़े, और मेरे क्लिनिक में हर समय बड़े बड़े जलौका रहते हैं। फिर क्या हुआ, मतलब जो चीज सच है वो मैं एक्सेप्ट करके बता रहा हूं। अति योग ऑफ रक्त मोक्षण, मिथ्या योग क्या होता है, अति योग हो गया और मिथ्या योग भी हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसने घृत पान नहीं किया था, वायु का प्रकोप हो गया, और उसका एचबी जो था वो 7 तक चला गया, और उसको चक्कर आ गया, और मतलब बेहोश होके गिर गई घर में। फिर उसको आईसीयू में एडमिट किया गया, एचबी लेवल 7 है, तो उसको आईसीयू में ब्लड भरा गया। और फिर उसके कुछ प्रैक्टिकल वगैरह एग्जाम थे, तो वहाँ कॉलेज में उसको ये एप्लीकेशन दिया गया कि वो बहुत बीमार है, और उसको उसने आइसक्रीम वगैरह भी खा लिया था, तो उसको टॉन्सिलाइटिस हो गया था। तो एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, इसलिए उसका जो ये इंटरनल असेसमेंट का एग्जाम होता है उसमें छूट दिया जाए। तो अभी फिर मैंने ना, आप लोग ना मुझे कितना भी कहें कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे ये हो, मैं किसी से अटैच नहीं होता हूँ, चाहे कोई भी हो जाए। मतलब कोई ऐसे भाई बना के और फिर रक्त मोक्षण कराया कि मेरे भाई हैं, मेरे भाई, मैं इससे मतलब एक मेरे को भी सीख मिला कि कभी भी मोह में हमें कोई भी चीज ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को नुकसान हो। जो शास्त्र बोलता है कि रक्त मोक्षण मतलब रक्त मोक्षण, उसके लिए नियम बताए हैं कि 1 महीने के बाद रक्त मोक्षण गए, एचबी लेवल कम नहीं होना चाहिए, घृत पान करा के ही कराना चाहिए। मैंने एक चीज सीखा कि मैं कभी किसी को, मैं सबको बोलता हूँ कि आप बहन हो, आप पूजनीय हैं, आप सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन मुझे भाई बना के कोई बेवकूफ बनाएगा कि आप मेरे को ये रक्त मोक्षण कर दीजिए, आप वमन करा दीजिए, आप ये दवाई दे दीजिए, वो दवाई दे दीजिए, मैं उसमें मोह माया में नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को इतना खुद से बुरा लगा कि मैं उसके मोह में क्यों पड़ गया, और फिर उसको मैंने क्यों रक्त मोक्षण जलौका बड़ी बड़ी लगा दी। इसीलिए यहाँ जो बोला है ना, रक्त मोक्षण या अन्य पंचकर्मों का अति योग, अतियोग जो होता है। एक बार एक पेशेंट आए थे, वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर एक तिलक आयुर्वेद कॉलेज है। वो केवल एक्सपीरियंस बता रहे थे, किसी के रिलेटिव थे, वो बस मिलने के लिए आए थे, तो ऐसे ही बता रहे थे कि वहां पर एक एमडी डॉक्टर ने उनको इच्छा भी थी कि 5 गोलियां दे दी विरेचन के लिए। इतना विरेचन हुआ, इतना विरेचन हुआ कि उनको ना एडमिट करना पड़ा था। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, 5 इच्छा विधि तो देना नहीं चाहिए, वो भी बैद्यनाथ की बड़ी बड़ी गोलियां दे देती। तो इससे क्या हो गया कि वायु का प्रकोप हो गया, वेट लॉस भी हो गया, और आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, इतना पेट दर्द हुआ, इतना लूज मोशन हो रहा था, इतना हो रहा था कि डिहाइड्रेट हो गए थे। तो ये जो अपने ग्रंथकार बताते हैं कि पंचकर्मों का अति योग, ये अति योग नहीं होना चाहिए, मिथ्या योग नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि वायु का प्रकोप करता है। मैं जो भी बता रहा हूं ना, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है, अनुभव किया है। और इंसान को ना हमेशा ये जो बताते हैं कि वैद्य को कैसे रहना चाहिए कि डिटैच रहना चाहिए, कोई भी पेशेंट से ज्यादा क्लोज नहीं रहना है, ज्यादा दुश्मनी भी नहीं करना है, सब पे शंका भी नहीं करना है, और ज्यादा क्लोज भी नहीं रहना है। ये सब मैंने सीखा, अपने प्रैक्टिस में सीखा है। यही चीज मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। पेशेंट कितना भी दबाव डाले कि आप हमें विरेचन करा दीजिए, आप वमन करा दीजिए, आप पैसा ले लीजिए, कितना भी करे, आपको जो सही लगता है वो उचित चिकित्सा ही करिए। किसी के मोह माया में मत पड़िए, नहीं तो आपका नाम भी खराब होगा, और दूसरा आपको भी खुद भी गिल्टी फील होगा कि मैंने ये क्यों किया, मुझे मोह में ये चीज नहीं करना चाहिए था। इसी तरह से बोल रहे हैं कि अगर बहुत प्रमाण में व्यायाम करते हैं, मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा जाम के जिम में बहुत ज्यादा वजन उठाया, और वजन उठाने के बाद यहाँ पर मसल्स में टेयर हो गया, अंदर ही अंदर टेयर हो गया, या कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो गए। ये टेयर होना और वायु का मतलब क्षय होना, वायु का प्रकोप होना, उससे उनको फिर और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने लगे। कभी कभी लॉर्डोसिस होने लगा, मतलब मसल्स में ऐसे अंदर ही अंदर पीड़न हो गया, उनको बहुत सारा तकलीफ हुआ, स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया। इसी तरह से बहुत ज्यादा जंप मारना, बहुत ज्यादा स्विमिंग करना, बिना ट्रेनर के स्विमिंग नहीं करना चाहिए, जंप नहीं मारना चाहिए, बहुत ज्यादा जिम में बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए, ट्रेनर के अंडर गाइडेंस में ही सब कुछ करना चाहिए।
इसी तरह से बहुत ज्यादा मेहनत करना, जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको वायु का प्रकोप होता है। एक मेरे पास एक बिहार से एक पेशेंट आए थे, जो बोले कि मैंने इतना ज़्यादा रिक्शा चलाया, मुझे खाने पीने को नहीं मिलता था, और मैं साइकिल वाला जो रिक्शा होता है वो इतना चलाता था, इतना चलाता था कि मैं बीमार ही हो गया और मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ये क्यों हुआ? धातु क्षय हो जाता है, अति श्रम करना वायु का प्रकोप करता है, और वह वायु का प्रकोप हुआ तो धातुओं का क्षय होता है। यह अपने ग्रंथकार बताते हैं। इसी तरह से धातुओं का क्षय किसी भी तरह से, अनुलोम क्षय से होना, प्रतिलोम क्षय से होना, यह वायु का प्रकोप का कारण होता है। इसी तरह से चिंता, चिंता जो लोग करते हैं ना, अब मेरे पास शेयर मार्केट के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि सर हमको ना हमारा शेयर डूब गया, हमको रात रात भर नींद नहीं आई। एक तो मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा ना कम से कम 18 साल से डिवोर्स केस चल रहा है यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में, और इतना टेंशन है डॉक्टर साहब, इतना टेंशन है कि 24 घंटे सर दर्द होता है कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। मेरी वाइफ मुझे मेंटेनेंस भी नहीं मांग रही है कि इतना फाइनल कर दो, और मुझे टॉर्चर कर रही है। फिर मैंने उनकी वाइफ से पूछा कि आपने क्यों टॉर्चर किया। मुझे उन्होंने अपनी वाइफ का भी नंबर दिया कि आप बात करिए, हमको थोड़ा सॉल्व करा के दीजिए। तो उनकी वाइफ का क्या कहना है कि इसने मुझे बहुत सताया है और मैं चाहती हूँ कि इसको तड़पाऊं। वो जानबूझ के तड़पा रही है और ये तड़प रहा है। तो ये जो रहता है ना, चिंता, भय, काम, शोक, भयाद वायु, ये जो चिंता रहता है, ये वायु का प्रकोप का कारण रहता है। जितना चिंता करेगा इंसान, उतना रस धातु, चिंता तथा चिंतना, रस धातु की दृष्टि होती है, वायु का प्रकोप होता है। और पेशेंट को ये सब आमवात, संधिवात, ये मोटर न्यूरॉन डिजीज, एल्जाइमर्स, पार्किंसन डिजीज, डिमेलिनेटिंग डिजीज, ये सब क्या हो, ये सब चिंता की वजह से होता है, स्ट्रेस लेने की वजह से होता है। इसी तरह से कोई भी व्याधि की वजह से जो कृष्णता आ जाती है, ये भी वायु का प्रकोपक कारण रहता है। इसी तरह से वेगों का धारण करना, जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि न वेगान न धारणीय, जो अध्याय बताया कि वेगों को धारण नहीं करना है हमें, तो इसीलिए बताया कि मल मूत्र छींक उल्टी प्यास, जो 13 वेग है उनको रोकना नहीं है। नेचुरल अर्जेंसी रहती है, वो वेग आ रहे हैं तो उसको आप तुरंत ही निकाल दीजिए, उसको रोक के नहीं रखना है। मानसिक वेगों को धारण करके रखना है। यह सब आप लोगों ने पढ़ा है। और बहुत सारे पीसीओडी के कारण देखे, फाइब्रॉइड के कारण देखे, एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस, इनफर्टिलिटी, ये सब के कारण, हार्ट डिजीजेस के, फिर बहुत सारे डिजीजेस के कारण क्या होते हैं, वेग विधारण। तो हमें हर पेशेंट में ये पूछना चाहिए कि आप वेग का धारण करते हैं क्या, और ये मिलता है। आप लोग को मालूम है बहुत सारे जो ट्रेन भर भर के जाती है, जो जनरल बोगी में ट्रेन भर भर के जाती है, बहुत सारे लोग जैसे गरीब स्टेट के रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, तो जो ट्रेन भर भर के जाती है ना, तो वो पूरा बॉगी जो रहता है वो भरा हुआ रहता है। तो 2-2 3-3 दिन तक ना उनको वॉशरूम जाने को नहीं मिलता है, और उसके बाद में इतना पेट फूल जाता है और उनको इतनी सारी वात व्याधियां हो जाती है, तो खाना पीना भी नहीं मिलता है। तो जनरल डिब्बा, और ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में इतना ज्यादा जनसंख्या है और लोगों को खाने पीने के लिए नहीं है, ट्रेन में अच्छे से घूमने के लिए नहीं है। हमें बस ऑब्जर्व करते रहना है कि क्या वेग धारण कैसे हो रहा है। बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जहाँ पे हम वेगों को धारण करना मजबूरी होता है। पहले के जमाने में क्या होता था कि लड़कियां जो थी वो स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि टॉयलेट नहीं होते थे लड़कियों को, उनको वेग धारण करना पड़ता था। या फिर ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब अभी उनको संधिवात हो गया है, यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया है। तो पहले के जमाने में ये होता था कि खेत में जाके वॉश ये करना है, मतलब पॉटी करना है, ऐसे आदत रहती थी। घर में टॉयलेट बनाना मना था कि घर पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और शाम के टाइम पर ही उनको वॉशरूम जाने को मिलता था, मतलब बाहर ही पॉटी करना है, मल मूत्र त्याग करना है तो बाहर ही करना है। ऐसे पहले के जमाने में था। मोदी जी जब आए तब उन्होंने शौचालय बनाया, तब थोड़ा शरीर स्वस्थ रहने लगा सभी भारतीय लोगों का। नहीं तो ये गरीबी की वजह से या मान्यताओं की वजह से मल मूत्र वायु का ये सब धारण करना ये होता ही था। क्योंकि मेरे पास ऐसे जब पेशेंट आई ना, तो उन्होंने बोला कि सर क्या होता था कि हमें आया है प्रेशर, मल मूत्र का प्रेशर आया है, लेकिन हम खेत में कैसे जाएं, खेत में हम जा नहीं सकते दिन में क्योंकि सभी लोग देखते रहते हैं, और हम लोग शाम को जब अंधेरा हो जाता है, जब लाइट बत्ती नहीं रहती, तब जाते थे लालटेन लेके, और नहीं तो सुबह जाते थे। कभी कभी में वेग नहीं आता था, तो हमारा रूटीन ऐसा था। तो ये वेग धारण, और फिर इसकी वजह से वायु का प्रकोप हो के फिर क्या होता था, एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस, यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया, रेक्टल प्रोलैप्स हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, इतने बड़ी बड़ी बीमारियां होने का ये सब हेतु है। और ये सच में मिलता है। तो वेगों का धारण करना ये वायु का प्रकोप करता है। वायु को आपने अपान वायु को रोक दिया तो वह प्रतिलोमित होके क्या करेगा कि वो उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, और उसके वजह से वह पूरा बॉडी में एयर मॉलिक्यूल
चले जाएंगे और ये वायु का प्रकोप करेगा। वायु का प्रकोप करेगा, एक एक ऑर्गन्स, एक एक स्रोतस, उन सबको दुष्टि करता है। उसी तरह से आम की उत्पत्ति होना यह भी वायु का प्रकोपक कारण रहता है। अग्नि मानदेय हो जाएगा तो स्त्रोतोरोजन्य आम उत्पत्ति, और हम लोग आमवाद तो पढ़ ही रहे हैं। मैं अभी वाद के प्रकोपक सारे कारण बता रहा हूँ जो आप लोगों को प्रैक्टिकल मतलब ये सब देखने को ही मिलता है। मैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से आप लोगों को बता रहा हूँ। आम की उत्पत्ति हो जाती है तो वो भी वायु का प्रकोप, क्योंकि रास्ता को रोक रोक देता है। अगर जैसे कि नाली में, कोई नाली है वहां पानी बह रहा है और वहां पे कचरा डाल दिया पूरा, तो क्या हो जाएगा कि पानी का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। उसी तरह से वायु का रास्ता ब्लॉक हो गया है आम की उत्पत्ति की वजह से, फिर वायु क्या है वहां जाने पाएगा, उल्टे डायरेक्शन में आएगा और वो वायु का प्रकोप का कारण हो जाएगा। उसी तरह से आघात हो जाना, मर्माघात हो जाना, किसी हृदय में या कोई भी मर्म में, जो मर्म बताएं उसमें चोट लग जाना, यह भी वायु का प्रकोपक कारण रहता है। उसी तरह से उपवास करना, बहुत ज्यादा उपवास करना, यह वायु का प्रकोपक कारण रहता है। जैसे कि जैन धर्म में है कि कुछ लोग ना कुछ कुछ ऐसे नियम रहते हैं कि इतने इतने दिन तक खाना नहीं खाना है, और उसके बाद में जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक भूखे ही रहना है। ये वायु का प्रकोपक कारण रहता है। मतलब मैं किसी का रिलीजन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि जो बहुत दिनों तक नहीं खाते हैं, अनशन करते हैं, पूरी तरह से भूखे रहते हैं, वह आयुर्वेद मना करता है। व्रत वैकल्यता जन्य व्याधियां, मतलब जो निर्जला एकादशी किया जाता है या कुछ न खाके इतने इतने दिन तक संतान प्राप्ति के लिए जो बहुत सारे व्रत हैं, पति के सुख के लिए हरतालिका व्रत है। मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उसमें जो गलत तरीके से अंधविश्वास, विश्वास रखना चाहिए, अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। तो अंधविश्वास की वजह से जो अति मात्रा में शरीर को नुकसान देने वाली चीजें किया जाता है, क्योंकि सभी लोग ऋषि मुनि साधु संत नहीं है, सभी लोग नॉर्मल इंसान है और सभी को हमारे जो अन्न है उसी पे शरीर को धारण करके रखना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा व्रत किया जा रहा है, व्रत वैकल्यता, उसकी वजह से शरीर में वायु का प्रकोप होके संधिवात होता है। फिर उसके बाद में ये जो बोलते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, वह होने लगता है। ड्यू भी जो है ना उसका कारण यही सब है। तो पहले के जमाने में अंधविश्वास बहुत ज्यादा था, जब लाइट बत्ती नहीं थी। मैं किसी मतलब हिंदू धर्म है, मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ, लेकिन जो अति जो रहते हैं ना अंधविश्वास, उसके खिलाफ हूँ। पहले के जमाने में क्या होता था, वैदिक काल में ऐसा बोला जाता था कि पहले लाइट बत्ती ये सब नहीं था, सैटेलाइट वगैरह नहीं थे, ऋषि मुनि तो थे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो बोलते थे कि इंद्र का कोप हो गया तो इसकी वजह से बारिश नहीं होगा, फिर इसीलिए आप लोग ये चीज काम करो। फिर अग्नि देवता दुष्ट हो गए, क्रुद्ध हो गए, रुष्ट हो गए। उसी तरह से वरुण देवता हो गए। उसके बाद में बहुत सारे देवताओं का ऐसा भय दिखाया जाता था, और भय की वजह से लोग ना बहुत सारे काम करते थे, जैसे व्रत करते थे, या फिर शनि का प्रकोप हो गया। मैं किसी साइंस के खिलाफ नहीं हूँ, ज्योतिष शास्त्र के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसे बोला जाता था कि आप पे राहु बहुत भारी है, आप पे शनि ग्रह भारी है, आप शनिवार को पूरा व्रत करो, फिर सोमवार को व्रत करो, फिर ये करो, और इसमें पूरा निर्जला रखो और कुछ खाना पीना नहीं है। वो अति अति जो रहता है, ये कोई भी चीज अति सर्वत्र वर्जित, अंधविश्वास है, डर के मारे जो किया जाता है, और उसके वजह से वायु का प्रकोप हो जाता है और शरीर को नुकसान करता है, उससे फायदा नहीं होता है। लंघन का भी महत्व है कि आम दोष का पचन होना चाहिए, स्त्रोत शुद्धि होना चाहिए, सत्व गुण बढ़ता है, वो ठीक है, लेकिन अति लंघन, और वो भी अंधविश्वास से जो अति लंघन है, उसके खिलाफ आयुर्वेद बोलता है कि नहीं करना चाहिए। उसी तरह से वेगवान वाहनों से, जैसे कि जहाज है, पैराशूट से जंप मारना, या पहले के जमाने में भी वाहन होते थे बहुत ज्यादा, तो उनके साथ अगर वाहन से गिर जाते थे पेशेंट, या अति ऊंचाई से गिर जाते थे, तो उसके वजह से, जैसे पहाड़ पे गए हैं और फिसल गए और गिर गए, तो उसके वजह से भी वायु का प्रकोप हो जाएगा। जितना चोट लगेगा अंदर ही अंदर वायु का प्रकोप हो जाएगा, और उसकी वजह से व्याधियां हो जाती है बहुत सारी। और खासकर आमवात में यह वायु का प्रकोप का कारण रहता है, और इसीलिए आमवात होता है। इसी तरह से स्वाभाविक रूप में वर्षा ऋतु में आहार जीर्ण होने के टाइम पे जो कटु अवस्था पाक होता है, उसमें वायु का प्रकोप स्वाभाविक रूप से होता है। उसी तरह से सुबह प्रातः काल में, सायं के समय प्रतर प्रहर में, ये तो स्वाभाविक रूप से होता है, ये वात प्रकोपक कारण होते हैं। और दूसरा चरकाचार्य जी ऐसे बोलते हैं कि वायु प्रकोपक जो कारण होते हैं उसमें दो चीज रहता है। उसमें एक रहता है कि मार्गावरोध जन्य रहता है, और दूसरा मार्ग का अवरोध करने वाला। आवरण तो अलग चीज है, मार्ग का अवरोध करने वाले हेतु रहते हैं। अवरोध किसी भी तरह से होता है, आम से हो सकता है, कफ की वजह से हो सकता है, पित्त की वजह से हो सकता है, खासकर आम की वजह से मार्गावरोध जन्य जो, या कोई भाव पदार्थ आ गया उसकी वजह से, वो एक हेतु रहता है। और दूसरा धातु क्षय की वजह से। दो कारण बताए हैं कि इससे वायु का प्रकोप होता है।
उसी तरह से तिसटाचार्य जी जो हैं, जिन्होंने माधव निदान पे टीका लिखी है, मधुकोश टीका, वो क्या बोलते हैं कि व्यायाम अपतर्पणात् प्रपन्नात् भंगाशयात् जागरात् वेगानां च विधारणादति शुचः शैत्यादति त्रासतः रुक्षशोभ कषाय तिक्त कटुकैरभिः प्रकोपम व्रजेत वायुर्वारी धरागमे परिणते चान्य परान्य अपि च। इसका मतलब ये है कि अति व्यायाम करने से, अति अपतर्पण करने से, अति प्रपतन मतलब गिर जाने से, चोट लग जाने से, अतिशय होने की वजह से, अति जागरण की वजह से, वेगों को धारण करने की वजह से, बहुत ज्यादा फिर ठंडी चीजों का खाने से, बहुत ज्यादा भय में रहने की वजह से, जो लोग डरपोक रहते हैं या डरते हैं। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो बीएमएस के जो एडमिशन हुआ ना, तो सीनियर थे ना, एक बार क्या हुआ कि मेरे को रैगिंग लेने आए, तो वो मराठी में कुछ तो बोल रहे थे। वो कुछ तो मराठी में बोल रहे थे, मुझे मराठी नहीं आती थी, तो वो मुझे कुछ तो बोले, तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, और मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसे रैगिंग होती है। तो मतलब मैं, मेरा जो एडमिशन है ना वो विदर्भा में हुआ था, डीएमएम आयुर्वेद कॉलेज यवतमाल, वो नागपुर में है। तो मैं जब मेरा जब पहला बार एडमिशन हुआ ना, तो मैं कॉलेज में गया, तो मुझे जब पापा एडमिशन वगैरह करा के चले गए, तो मुझे कुछ सीनियर ने पकड़ लिया और उन्होंने मुझे कुछ मराठी में बोला, और मुझे मराठी समझ ही नहीं आता था। तो उन्होंने मेरे को कुछ तो ऐसे मैंने कहा कि मुझे सॉरी आई डोंट नो मराठी, प्लीज टेल इन हिंदी। मैंने उनको क्लियर क्लियर बोल दिया मुझे मराठी नहीं आता। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि बैल है, ये है। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि उन्होंने मुझे बैल क्यों कहा। फिर मैंने क्या किया, मेरे पापा डिफेंस में थे, तो मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं थी, कोई मुझे बैल कहे। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या, मैंने एक एप्लीकेशन लिखा और प्रिंसिपल सर को दे दिया कि मुझे ना ये चार लोगों ने मुझे बैल बोला और मुझे कुछ कुछ बोला। तो प्रिंसिपल सर आए बाहर और तुरंत ही रेस्ट्रिकेट कर दिया। तो इसकी वजह से मेरा रैगिंग ही नहीं हुआ। बिल्कुल भी कोई सीनियर की हिम्मत नहीं थी कि मेरे को कुछ बोल दे। वो बोले कि हाँ, दूर दूर से बोलते थे तेरे को देख लेंगे, कोई हेल्प नहीं करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बैल कहा क्यों? मुझे उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता था कि मुझे बैल क्यों कहा। फिर ठीक है, मेरा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार ना क्लासरूम में सारे सीनियर्स आ गए, सब टीचर वगैरह चले गए ना। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ 4 बजे का क्लास था हमारा फर्स्ट ईयर बीएमएस का, सारे सीनियर्स आ गए और मुझे बोले कि ए पाठक तू चल बाहर। मुझे बाहर निकाल दिया उन्होंने। और उसके बाद में सारे पूरे क्लास थी ना, सारे बॉयज गर्ल्स का रैगिंग हुआ। और रैगिंग मतलब रैगिंग हुआ, एकदम डेंजर रैगिंग हुआ। मतलब बच्चे बता रहे थे कि किसी को बोला कि तू डांस कर लड़की का कोई गाने पे, सारी लड़कियां क्लैपिंग करो और एक शूटिंग करेगा। ऐसे अलग अलग क्रियाकलाप से रैगिंग हुआ। और जो नहीं कर पा रहा था उसको धड़ाधड़ मार रहे थे, इतना मार रहे थे कि पूरा ऐसे सूज गया था। फिर मैं जो हॉस्टल में था वहां पे कोई सीनियर गए, तो वो लोग छुड़ाने गए कि ये क्यों रैगिंग इतना जबरदस्त हो रहा है। तो बोले कि सर आपने हमारा रैगिंग लिया था, अब हमारा अधिकार है रैगिंग लेने का। तो ऐसे कर दिया। तो एक सीनियर ने मेरे क्लासमेट को ऐसे छाती पे ऐसे हाथ रख के देखा, तो धड़ धड़ हो रहा था। इतना मारा था, इतना मारा था मेरे क्लासमेट्स को। तो मुझे थोड़ा दया है कि मेरा तो रैगिंग नहीं हुआ और मेरे क्लासमेट्स को मारा। तो शाम जब हो गया, 7-8 बज गया, तो मैं मेस पे गया। तो मेरे क्लास के जो बच्चे थे ना, वो दरवाजा बंद करके और रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। और कोई किसी भी आहट से उनको घबराहट हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, तो ये जो है ना त्रास होना, भय होना, काम शोक भयाद वायु, जो वो चीज मैंने उस टाइम देखा था कि इतना घबराहट हो रहा था। उनको रात रात भर नींद नहीं आ रही थी। उनको ऐसे लग रहा था सुसाइडल अटेम्प्ट कर ले हम, इतना ज्यादा मारा था और इतना डर लगता था सीनियर से। मेरे को तो कुछ वो हुआ नहीं। एक बार फिर ना मेरे को फिर से सीनियर ले गए कि हम अब ट्राई करते हैं, इसने रेस्ट्रिकेट कराया था। मुझे एक बार लेके गए और वो बोले कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी। तो एक सीनियर ने क्या किया, मेरे को एक ग्लास में पानी लेके मुंह पे मार दिया। तो मुझे ये बात बहुत बुरा लगा कि मुंह पे पानी क्यों मारा। मतलब मैं तो बता रहा था, आंसर बता रहा था। फिर मैंने फिर कंप्लेंट किया कि मुझे ये लोगों ने ऐसे रैगिंग किया और मुझे मुंह पे पानी मारा। फिर मैं उन लोगों को फिर रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। तो मेरा फिर रैगिंग ही नहीं हुआ किसी में। एक बार एक और सीनियर, कुछ कुछ बात याद आ रही है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। काम शौक में, और कभी डरना नहीं चाहिए। अभी ये व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है कि एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो ये हो गया था,
मतलब डेथ हो गया था तो सुसाइड किया। कभी डरना नहीं चाहिए, और अगर कोई लाइफ में बुरी बात हो जाती है तो हमें डट के मुकाबला करना चाहिए। ये मुझे सिखाया गया, मेरे पेरेंट्स ने कहा है, कभी डरना नहीं चाहिए। और कोई भी निगेटिव चीज भी हो ना तो उसमें ओवरकम करने का कोशिश करना चाहिए। अब ये चल रहा है ना कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है राजस्थान के, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये जिंदगी हारना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो बोलते हैं कि हम हेल्प नहीं करेंगे, मैंने कहा मत हेल्प करो। एक बार क्या हुआ कि मैं हॉस्टल में था, तो एक बार सारे सीनियर्स आ गए, सुपर सीनियर्स जो इंटर्नशिप वाले वगैरह, वो सब आ गए और सब लोग ना सिगरेट पीने लगे। तो मैंने कहा मेरे रूम में सिगरेट अलाउड नहीं है, आप सिगरेट नहीं पीनेगा। तो बोलते क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, रेस्ट्रिकेट करेगा, चल कर, हम तो इंटर्नशिप में हैं। मैंने जाके सच में कंप्लेन कर दिया। फिर उनका जो इंटर्नशिप थोड़ा डिले हो गया। मैं किसी के खिलाफ नहीं था, लेकिन अन्याय को भी बर्दाश्त नहीं किया, और मैं किसी से डरता नहीं था, आज भी नहीं डरता हूँ। तो इसीलिए ना, कभी भी कोई भी सिचुएशन है लाइफ में, अगर आप सच में है, सच है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो आपको डरना नहीं है। निगेटिविटी तो, अभी निगेटिव सिचुएशन रामचंद्र भगवान के लाइफ में भी आया, कृष्ण भगवान के लाइफ में भी आया, मोदी जी के लाइफ में भी आया है। तो क्या हमें क्या डरना चाहिए और सुसाइड करना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि जब ये बहुत ज्यादा डर लगता है, संतरास, ये इन्होंने क्योंकि बोला है शैत्यादति त्रास था, मतलब बहुत ज्यादा इंसान त्रसित हो जाता है, मन से बहुत ज्यादा भय में रहता है, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहता है, तो वायु का प्रकोप हो जाता है। फिर रुक्ष शोभ कषाय तिक्त कटुक प्रकोपम व्रजेत, मतलब रुक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, या फिर कुछ बॉडी में, मन में शोभक चीजें लग रही है, इरिटेट करने वाली चीजें लग रही है, कषाय तिक्त कटु, ये इसका सेवन ज्यादा करें तो वायु का प्रकोप हो जाता है। फिर वेगों का धारण करना, ये वायु का प्रकोप का कारण होता है। मैं आमवाद के विषय में वायु का प्रकोपक, इस पर मैं आज स्पेशल लेक्चर क्यों लिया, क्योंकि हम केवल आम 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 देखते हैं कि मतलब अग्निमंद हो गया और इसकी वजह से आम उत्पत्ति हुआ, लेकिन वायु का प्रकोपक कारण इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। लोग ना क्या करते हैं, रात भर, एक तो मेरा जूनियर था एमडी का, वो बोलता था कि सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से, आज उसकी शादी हो गई, मैं गर्लफ्रेंड से रात भर चैटिंग करता हूँ, और वो क्लास रूम में आता था तो सोता रहता था। तो रात्रि जागरण से ये वायु का प्रकोप होता है। उसका पूरा आईज ड्राई हो गया था, उसको देखने में तकलीफ हो रही थी, इतना ज्यादा ड्राइनेस, बाल झड़ने लगे थे, ऐसे टक्कल पड़ने लगा था, इतना वायु का प्रकोप हो रहा था। तो ये रात्रि जागरण जो है ना, फिर उसको वो जमदग्नि सर के पास गया, वो मेरा जूनियर है, सर ने उसको कहा कि रात्रि जागरण बंद करना है और घृत पान करो, इतना घृत पिलाया, इतना घृत पिलाया, नस्य कराया, तो फिर उसका वायु का प्रकोप शांत हुआ। तो इसीलिए ये जो ग्रंथ में लिखा है ना कि अति जागरण, अति मैथुन, फिर कषाय कटु तिक्त आहार का सेवन करना, ये सच में ऐसा ही होता है। और व्याधियां बहुत सारी होती हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट आते हैं, पार्किंसन डिजीज के पेशेंट आते हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज के पेशेंट आते हैं। मेरे पास एक मोटर न्यूरॉन डिजीज के पेशेंट आते थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एक ना पेडिट्रिशियन थे, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर थे, वो दिल्ली से आए थे मेरे पास, मोटर न्यूरॉन डिजीज था, उनको ट्विचिंग होता था, मतलब ऐसे फड़कता था सब जगह। मैंने उनसे पूछा कि क्यों आपको ये शुरू हुआ, पहले तो आप ठीक थे। तो वो मेरे एक दोस्त के जीजा जी थे, तो उन्होंने सब पूरा हिस्ट्री बताया। उन्होंने ये बताया कि क्या हुआ कि 2014 की बात है, वो बता रहे थे कि क्या हुआ, एक साल पहले मैं सीनियर पेडिट्रिशियन था हॉस्पिटल में, एक बड़ा हॉस्पिटल है, मैं उनका नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ। तो वो बता रहे थे कि वहां पर एक जो डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी, मेरी जूनियर थी, वो टाइम पे नहीं आती थी, कभी भी, कभी कभी 4-4 घंटा लेट आती थी। तो क्या है कि अब छोटे बच्चे के लाइन लग रहा है सरकारी अस्पताल में, तो हमें तो वो लेडी डॉक्टर ही कर सकती है ना, जो जो बात लेडीज को बताना है वो लेडीज ही डॉक्टर कर सकती है। तो मैंने उनको कहा कि आप टाइम पे आया करिए, तो उसको अपमान महसूस हुआ बहुत ज्यादा, उसने मेरे खिलाफ दिल्ली महिला आयोग में कंप्लेन कर दिया, और उसके बाद में नेशनल कमीशन ऑफ जो वुमेन है, चाइल्ड एंड ये वुमेन, उसमें कंप्लेन कर दिया। तो और उस टाइम पे मोदी जी की गवर्नमेंट बनी थी, तो मैं इतना स्ट्रेस में रहा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं एक साल रात रात सो नहीं पाया कि मेरी नौकरी जाएगी, और उसने कुछ मेंटल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट इस तरह के लगा दिए, मेरे पे केस लगा दिए, और फिर मैं इतना स्ट्रेस में रहा। फिर बाद में 1 साल तक इंक्वायरी हुई, और 1 साल के बाद पाया गया कि वो लड़की, वो औरत ही गलत थी, क्योंकि सीसीटीवी का मैंने वो सब दिया, फुटेज दिया कि मैंने कोई गलत नहीं किया, और सीसीटीवी में मैं उनको बोल रहा था कि मैम आप टाइम पे आया करिए, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों को देखा नहीं जा रहा है। बाद में उनको पनिश किया गया, वो मैडम को, कि आपने ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस क्यों लगाया अपने सीनियर पे। लेकिन ये जो स्ट्रेस में रहे 1 साल तक,
उसके वजह से उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया। मतलब उनका जो मोटर नर्व्स है ना, वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे। हाथ उठाना चाह रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं, और पैर को हिलाना चाह रहे हैं, वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मैंने उनको, अब वायु का प्रकोप है यह सोच के मैंने उनको पूरा बस्ती दिया, घृतपान कराया, ऐसे 3 महीना इलाज किया, तब वो ठीक हो गए। और बाद में मैंने उनको कहा कि कंटिन्यू आपको दीपन पाचन दवाइयां दे रहा हूँ, और 1 साल तक मैंने उनको घृतपान कराया कि कंटिन्यू करिए, तब वो डॉक्टर साहब ठीक हो गए। ये जो है ना कि मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ कि वो डॉक्टर गलत थे कि वो मैडम गलत थी। शायद वो मैडम को गलत लग रहा होगा कि मेरे सीनियर मुझे डांट रहे हैं, मेरे कोई फैमिली प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं रहे। तो फिर अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो आप मत ड्यूटी करिए ना। वो डॉक्टर साहब ये बोल रहे थे कि मत ड्यूटी करिए, आपको फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली को संभालिए। या आप यहाँ जॉब भी कर रही हैं और लेट आ रही हैं, फिर जो पेशेंट वेट कर रहे हैं उनको क्या होगा। उन्होंने तो अच्छी बात के लिए उनको बोला कि आप टाइम पे आइए, और उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट का केस ठोक दिया। तो ये जो हुआ गलत, उसकी वजह से डॉक्टर को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। ये जो रहता है ना, चिंता, भय, फिर शोक, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सब वायु का प्रकोप का कारण रहता है। तो हमें ना अपने पेशेंट में ये सारा हेतु निकालना बहुत जरूरी है। पेशेंट को बैठाइए, आपके पास जब भी पेशेंट आते हैं ना, तो आप पूरा वायु का प्रकोप क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये हेतु पे ध्यान दीजिए। और तब आप आमवाद का चिकित्सा जब करेंगे, तब आपको इजीली वो समझ आएगा कि उसका स्ट्रेस कम कैसे हो, उसका डिप्रेशन कैसे कम हो। आप चिकित्सा दीजिए, शिरोधारा करिए, नस से कराइए, लेकिन वो मूल हेतु क्या है कि क्यों उसको तकलीफ, क्यों वायु का प्रकोप हुआ, क्यों स्ट्रेस में थे, वह निकालना भी बहुत जरूरी होता है। तो मैंने अपने तरफ से आप लोगों को बताने का कोशिश किया, ये वायु का प्रकोप का कारण रहता है। और ऐसा बता रहे हैं चरक चिकित्सा स्थान में कि वायो धातु शयाद कोपो मार्गावसरणेन व मार्गस्य अवरणेन व, मतलब धातुशय और मार्गावरोध या मार्ग का आवरण जन्य, ये 2 कारण होते हैं जिसकी वजह से वायु का प्रकोप हो जाता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, धातु क्षय हुआ है, मार्ग का, तो एक जो धातु क्षयात्मक जो रहता है वो निरुपस्तंभित वात व्याधि, और जो मार्ग का अवरोध जन्य होता है वो उपस्तंभित वात व्याधि, क्योंकि आम ने रास्ते को रोक दिया है। तो हम लोग कल के लेक्चर में उपस्तंभित वात व्याधि क्या होता है, जो आम वात को तरफ जाता है संप्राप्ति, और निरुपस्तंभित वात व्याधि जो धातु क्षय की वजह से संधिवात ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे कंडीशन करते हैं, वह हम लोग कल करेंगे। तो हम लोग कल करेंगे, तो और मैं अच्छे से आप लोग को एग्जाम्पल से बताने का कोशिश करूंगा। तो अभी मैं आप लोग के जितने भी कमेंट्स है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने तरफ से आप लोग को एग्जाम्पल से बताने का कोशिश किया जी, क्योंकि आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। हर चीज को इजीली समझना चाहिए। हम प्रैक्टिशनर हैं, आप भी प्रैक्टिशनर हैं, आप लोग को तो बहुत अच्छे से ये सब कुछ को पढ़ना है, समझना है, और एनालिसिस करते आना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि ये पेशेंट को ये चीज क्यों हुआ। जब तक आप तर्क नहीं करेंगे, आप पेशेंट को ट्रीट क्या करेंगे। केवल कोई पेशेंट आया तो महायोगराज गुगुल त्रयोदशांग गुगुल देके हमें ठीक नहीं करना है, हमें हेतु निकालना है, संप्राप्ति को समझना है, तब इलाज करना है। डॉक्टर रवि कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सब के सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मुझे प्राउड फील होता है आप सभी लोगों पे। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनूप कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। 1 मिनट, मुझे ये थोड़ा स्क्रॉल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अक्षय मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोगों के प्रैक्टिस में भी ऐसे पेशेंट आते होंगे। अर्चना जी नमस्ते प्रणाम आपको। ये बोल रही है वेरी नाइस सर, योर ब्रूटल ट्रूथ शेयरिंग अलर्टेड लॉट ऑल ऑफ अस, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रविंदर यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कन्वल देवल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश चंद्रा जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, इतना अच्छा आपके अलावा कोई नहीं पढ़ाता। मैं जो भी बताता हूँ वो प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ, किताब में तो है ही, लेकिन उसको प्रैक्टिकली भी बताना बहुत जरूरी है कि इस तरह से मैंने आयुर्वेद को समझा है, पढ़ा है और चिकित्सा किया है, तभी मुझे रिजल्ट आता है। डॉक्टर कुलभ जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं कि सर पित्तज पेशेंट में मूत्रकृच्छता और मूत्रदाह है, पूरा पीला पीला मूत्र आ रहा है, हाथ पैर में भी दाह है और हाथ पैर की स्किन ड्राई होकर
छाले आ रहे हैं, तो गोक्षरादि गुग्गुल, स्वर्णगरी, चंद्रकला, सरिवा, प्रवाल दे रहा हूँ, लेकिन गर्मी गर्म नहीं हो रही है। सर इसमें पित्त प्रकोपक, आपने कोई भी चिकित्सा नहीं किया है, आप पेशेंट को या तो वमन करा दीजिए या विरेचन करा दीजिए। मूत्र दाह हो रहा है, मूत्र कृच्छता है ना, तो मूत्रल द्रव्य दीजिए। आपने गोक्षुरादि गुगुल और चंद्रकला दिया, सारिवा परवाल दिया, तो इससे नहीं होगा। आपको गन्ने का रस देना होगा। जो शुगर केन जूस है ना, वो दिन भर में 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर तक रुक रुक के देना है आपको। या तंडुलोदक, चावल को भिगो के पानी में रखिए और एक बार धो के पानी में रखिए, और वो जो पानी है, जब चावल फूल जाए, वो पानी में मिश्री डालिए, या जिसको हम खड़ी साकर बोलते हैं मराठी में, वह मिश्री डालिए और वह पानी देने के पिलाइए। उससे फिर अच्छा हो जाएगा। गोक्षुरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी अच्छा काम करता है। पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा रिष्ट। इसी तरह से दाह प्रशमन गण बताया है, या मूत्र जनन गण बताया है, तृण पंचमूल का क्वाथ, ये सब जब देंगे, गोखरू काढ़ा देंगे, तो अच्छे से यूरिनेशन होगा, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, मूत्र कृच्छता से क्या होगा कि स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन होगा, इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ेगा, सिस्टाइटिस हो सकता है, और उसकी वजह से क्या होगा कि फिर ये हो जाएगा, ट्यूबल जो यूरेटर है ना, वो ब्लॉक हो जाता है। वो ब्लॉक हो गया, फिर वो पाइलोनेफ्राइटिस ऐसे हो जाए, किडनी तक वो इन्फेक्शन जा सकता है और वहां स्ट्रिक्चर हो सकता है। इसलिए आपको मूत्र प्रवृत्ति करने वाले सारे द्रव्य, जैसे कि गन्ने का रस है, गन्ने का रस मैक्सिमम पिलाइए आप। उसी तरह से मैं क्या करता हूं अपने प्रैक्टिस में, कि जब दाह हो रहा है, तो जैसे रस पाचक दे दिया, रक्त पाचक दे दिया, जो तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं वो पित्त का शमन करते हैं। तो इसलिए पटोल, इंद्र, कुटकी, वासा हो गया, किरातिक्त हो गया, ऐसे द्रव्य मैं देता हूं, और उसके साथ में गन्ने का रस पिला देता हूं। जितना गन्ने का रस पिएंगे वो पेशेंट, उतना उनका यूरिनेशन होगा, पेशेंट को एकदम रिलीफ हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी नमस्ते, प्रणाम आपको। हमें यहाँ पे पित्त का भी प्रकोप को कम करना है, और मूत्र प्रवृत्ति, मूत्रल द्रव्य देने हैं, तो फायदा हो जाएगा। डॉक्टर अजय जी बोल रहे हैं कि आपका टीचिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा है। मेरा टीचिंग स्टाइल कैसे, सिंपल है। मैं आप लोगों को वो सोच के समझ जाता हूँ कि आपके पास पेशेंट है, आपको वो इस तरह से मैं बताता हूँ कि आपको समझ है। मेरा लेक्चर जो है वो फर्स्ट बीएमएस के बच्चों को भी आना चाहिए समझ, और पीएचडी के वालों को भी समझ आना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि सबको समझ आ जाए। डॉक्टर शक्ति सोनी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राम अवतार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं सर, आम वात में डिप्रेशन है तो क्या दें। आम वात में सबसे पहले डिप्रेशन है तो पहले तो हमें आम की चिकित्सा ही करनी है, दीपन, पाचन, ये सब देना है। और जब आमावस्था निकल गई, तब आप नहीं तो डिप्रेशन पे काम करना है, तो आप स्वर्ण सारस्वतारिष्ट या सारस्वतारिष्ट दे दीजिए, वो डिप्रेशन में अच्छा काम करता है। नस्य का प्रयोग कर सकते हैं, शिरोधारा का प्रयोग कर सकते हैं। और जब आम का पचन हो जाए, तब मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मी वटी, स्वर्ण ब्राह्मी वटी, सारे मेध्य रसायन का प्रयोग करिए, मेध्य द्रव्यों का प्रयोग करिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डिप्रेशन से निकालना है तो आपको पेशेंट को बैठा के और गप्पे मारना चाहिए। काउंसलिंग जो रहता है ना, काउंसलिंग, उसकी बात सुनना चाहिए, वो क्यों डिप्रेशन में है, उससे जब आप निकाल देते हैं तो पेशेंट को अच्छा म्यूजिक सुनाइए, सत्संग में लेके जाइए, अच्छी अच्छी चीजें सुनाइए, और उसके फ्रेंड सर्कल में उसको बैठाइए, तो सब अच्छा हो जाता है। डॉक्टर राम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सपना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। पूरा भारत आप पे नाश करता है, इतना मतलब प्राउड फील करता है आप लोगों पे। शुभा मिश्रा जी बोल रहे हैं सर, आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय जी बोले जब भी हम पेशेंट देखते हैं आपका ध्यान हुआ ज्ञान बहुत कम आता है। क्या है ना कि मेरे को मेरे गुरुजी ने ये बोला है कि मैं रहूं या ना रहूं तुम्हारे पास, तुम जब क्लिनिक में बैठे हो, मेरे को मेरे गुरुजी ने एक गुरु मंत्र दिया है कि हर समय जब भी पेशेंट देखते हैं ना, तो गुरु का स्मरण करना चाहिए। तो गुरु का स्मरण करते हैं ना, तो जितने भी ये गुरु तत्व के जो कॉस्मिक रेज है पूरे यूनिवर्स के, वो आके हमको सपोर्ट करते हैं। कितनी बार आप लोगों को मालूम नहीं है, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया ना, तो बहुत सारे चैलेंजिंग केसेस आए जो इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था, कभी कॉलेज में भी नहीं सुना था, सर के पास भी नहीं देखा था, लेकिन मैंने गुरु का नाम स्मरण किया। अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास है अपने गुरु पे। और मैंने वो पूरा विश्वास से किया। मैंने हैरिसन की किताब खोली, वो सारा मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद नेट में मैंने पूरा सर्च किया कि ये व्याधि क्या है। उसके बाद में मैंने ग्रंथ खोले, उसमें फिर मुझे समझ आने लगा कि बात पित्त कफ, कभी कभी वही पेज नंबर पे वही श्लोक, वही रेफरेंस एकदम दिख गया। तो तब मुझे मेरे सर की बात याद आती है कि गुरु जी को अपना ध्यान में रख के मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे पास जब भी पेशेंट आते हैं ना, तो जब भी मैं दवाइयाँ पैक करता हूँ या केस टेकिंग करता हूँ, मैं अपने गुरु जी का जरूर स्मरण करता हूँ कि मेरे जमदग्नि सर हैं। अगर सर होते इस जगह पे, तो वो क्या बोलते कि क्या दवाई देना है, क्या सोचना है, किस तरह से डायग्नोज करना है।
तो मैं अपने गुरु जी का करता हूँ तो मुझे हर समय सफलता मिलती है, मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ कि मैं अच्छा कर पाया। बाकी पेशेंट पे है कि उसका नसीब कैसे है या पेशेंट ने फॉलो नहीं किया, मतलब फेलियर चांसेस कम हो जाते हैं जब हम गुरु का ध्यान करते हैं। तो जो गुरु जो है ना वही सबसे श्रेष्ठ होते हैं, और बिना गुरु जी के ध्यान दिए आप मत करिए कोई भी इलाज या कुछ भी चीज। गुरु जी का आपको ध्यान करना ही चाहिए, और ये हमारा आयुर्वेद सिखाता है। पूरा आयुर्वेद जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से सिखाया है। अगर आप चरक संहिता खोलेंगे तो उसमें आत्रेय जी बोल रहे हैं, अग्निवेश जी सुन रहे हैं। सुश्रुत संहिता देखेंगे उसमें भी गुरु शिष्य परंपरा है। वाग्भट देखेंगे तो उसमें भी बोल रहे हैं कि अथा तो आयुष्य काम्य मध्यम व्याख्या में इतिहास महो आत्राद्यो महर्षिया, मतलब आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था, इस तरह से कहा था। आप लोग सुनिए, गुरु शिष्य परंपरा से ही पूरा अपना आयुर्वेद लिखा गया है। तो हमेशा गुरु का जरूर जरूर महत्व रखना चाहिए। गुरु भी कैसे होते हैं, श्रेष्ठ होने चाहिए गुरु। मतलब वो काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या इन सब से परे होने चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। नहीं तो कुछ गुरु लोग ऐसे होते हैं कि अपना स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है तो उसको टांग खींचो, उसको डिमोरलाइज करो। ऐसा गुरु हमारा गुरु नहीं है। मतलब किसी को बुरा लगे तो लगे, ऐसा गुरु गुरु नहीं होता जो डिमोरलाइज करे कि आप ये नहीं कर सकते, आप में ये कमी है, आप गलत डायग्नोज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमें बढ़ाए, हमारी कमियों को दूर करके हमें आगे बढ़ाए, वही श्रेष्ठ गुरु होता है। जी, आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मुझे तो प्राउड फील होता है। डॉक्टर अजय जी बोले जब भी हम पेशेंट देखते हैं आपका ध्यान, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर हिमांशु जी बोले अभ्यंग करेगी या नहीं आमवत में? अभ्यंग नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। सामावस्था है, उपस्तंभित वायु है, बिल्कुल भी नहीं करना है। लक्ष्मी जी बोल रहे हैं कि सर छींक या तेज बोलने से यूरिन हो जाती है तो क्या सोचे? और कोई कंप्लेंट नहीं है, स्ट्रेस है उनको। छींक या तेज बोलने से यूरिन हो जा रही है ना, तो इसमें उनका ये है कि झटका लग रहा है, झटका लग रहा है ना, तो इसमें उनको मतलब अवगाहन चिकित्सा जो रहती है, सीट्स बात रहना, वो अच्छा रहता है कि यूरिनरी ब्लैडर में जो उसके मसल्स है उसमें स्ट्रेंथ आती है। और बस्ती दे दीजिए 15 दिन, मात्रा बस्ती, अनुवासन बस्ती दे दीजिए तो वो अच्छा हो जाएगा। वहां पे वो क्या है ना, मसल्स का कंट्रोल पावर जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसा करने से मुझे तो फायदा होता है। अवगाहन स्वेद मतलब गर्म पानी में पेशेंट को बिठा देना है, वो पूरा बैठ जाएंगे ना, सेक मिलेगा तो वायु का प्रकोप शांत हो जाएगा, कंट्रोल पावर आ जाता है। नहीं तो आप तेल का, शीरबला तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीलम जी बोल रहे हैं सर प्लीज गिव मी दैट गुरु मंत्र यू टोल्ड मी। जी मैं जरूर दूंगा, मैं दूंगा। अभी मुझे जाने दीजिए क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा देर। मैं नीलम जी, मुझे याद है, मैं दे दूंगा। डॉक्टर विनीता शुक्ला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर इतिश्री साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब देखिए, मुझे हर कोई का इतना अच्छा मुझे याद है कि नीलम मैम को क्या बोलना है, विनीता शुक्ला मैम क्या, सबका मुझे याद रहता है। क्योंकि ना मुझे आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक लगते हैं। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि आप लोग दिव्य आत्माएं हैं, और इतने मतलब पुण्य आत्माएं हैं कि आप लोग आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं, और आप लोग ना मन लगा के पढ़ते हैं, सुबह का टाइम शाम का टाइम पढ़ते हैं। इसीलिए मुझे इतना लगता है कि पुण्य आत्माएं हैं आप लोग। मैं अपना नंबर देता हूँ, किसी को कुछ भी डिफिकल्टी हो तो मुझे कॉल करिए या मैसेज करिए। और दूसरा है ना कि हम लोग 8:15 इंटरेक्टिव सेशन में मिलेंगे जूम पे। जो लोग अभी नया व्हाट्सएप ग्रुप अभी शुरू होगा अप्रैल का, तो उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोगों को ऐड करवा दूंगा। ये देखिए मैंने अपना नंबर दे दिया है। और मुझे अभी जाने दीजिए। डॉक्टर अजय जी बोल रहे हैं कि सहचर तेल बस्ती दें। देखिए लक्ष्मी जी आपको आंसर दे दिया इन्होंने, सहचर तेल का मात्रा बस्ती देंगी ना तो वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते, कोटि कोटि प्रणाम।